मैं आतमजी सिंह साहब, आपसे मेरा एक प्रश्न और है। मैं इसलिए इस प्रश्न को पूछ रहा हूं कि आज अगर आप देखें तो बहुत से अब पेपर्स में भी ये बात होने लगी है। जम्मू कश्मीर में भी एक इस तरह की हिंसा होती थी। हिंसा मतलब वो दंगे क्या बोलेंगे, वो हिंसा हो रही है। मैं जम्मू कश्मीर को किनारे कर रहा हूं। मेरी याद में 3 बड़े दंगे कह लीजिए या हिंसा कह लीजिए, वो हुए करीब करीब 20-20 साल के अंदर। 1984 में सिखों को के साथ जो हुआ, 2002 में जो गोधरा के जो अब दंगा कहिए, हिंसा कहिए, और 2023 में मणिपुर। मैं पूछ इसलिए आपसे रहा हूं कि तीनों जगह में पहला जब हुआ तो उस समय राजीव गांधी भाई, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, और राजीव गांधी नए नए उन्होंने सरकार बनाई थी। 3-4 दिन जो दिल्ली में तांडव चला सिखों के साथ, वो पूरी देश ने देखा। उसके बाद मुकदमे हुए, कितने लोगों को सजा हुई, नहीं हुई। लेकिन गोधरा और मणिपुर दोनों जगह डबल इंजन सरकार, तीनों जगह एक चीज कॉमन, तीनों जगह हिंदी हिंदू मेजोरिटी। पहले हिंदू मेजोरिटी सिख के पीछे गई, दूसरे गोधरा में मुसलमान के पीछे गई, और अब वो क्रिश्चियंस के पीछे जा रही। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें वो है, डबल इंजन सरकार। ये जो बार बार कहते हैं कि हम डबल इंजन है, आपको नहीं लगता है कि ये ज्यादा इनइफेक्टिव हो जाती है? ये ज्यादा, जिसको ये कह रहे थे ना, नामर्द मैं टर्म नहीं यूज करूंगा, ये ज्यादा निकम्मी हो जाती है अगर डबल इंजन है। और खास करके हिंदू मेजोरिटी वाले जिस तरह से अपने, मतलब मैं भी हिंदू हूं, एक मन में आता है। गुजरात में उन्होंने माइनॉरिटीज को सेकंड रेटेड सिटीजन कर दिया है। वहां दे हैव टू, मतलब मैं अगर एक शब्द यूज करूं कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। मैं थोड़ा इस पे आपसे जानना चाहूंगा, पहले सिख, फिर मुस्लिम, अब क्रिश्चियंस। आतमजीत सिंह साहब। देखिए, जब सत्ताधीश जो है वो डिक्टेटर होता है तो उसके नीचे की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ब्यूरोक्रेसी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो भी कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाता है। अब पुलिस को ही ले लीजिए, 6000 एफआईआर दर्ज हैं। अब कुकी एरियाज में आईओ जाके पुलिस की कार्रवाई कर सकता है, या मैती एरिया की इन्वेस्टिगेशन है तो क्या वो दूसरे इलाके में, इम्फाल में जाके दूसरे इलाके में जाके घुस के वो इंक्वायरी कर सकता है? तो ये तो एक डेड एंड हो गया है, एक सिस्टम कोलैप्स हो गया है। और सिस्टम कोलैप्स की जिम्मेदारी या तो स्टेट की सरकार की होती है या यूनियन होम मिनिस्ट्री की होती है। अब जब यूनियन होम मिनिस्टर एक अपना वक्तव्य देने पार्लियामेंट आते हैं तो उनके पीछे बैठा हुआ आदमी, शायद आपको नजर आया होगा, अजय मिश्रा टेनी, वो डिप्टी होम मिनिस्टर हैं, उनके एमओएस है। और जब वो बैठे होते हैं और आपके अमित शाह साहब इस वायलेंस पे, जब मिजोरम अपना ये जो मणिपुर वाली वायलेंस पे बात करते हैं, तो ये तय हो जाता है कि ये सरकार जो है ना किसानों के साथ है, ना महिलाओं के साथ है, ना किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ है, ना इस देश के उस नागरिक के साथ है जो सिविल सोसाइटी से जुड़ा है। ये सिर्फ मीडिया के खिलाफ नहीं है, मतलब सिविल सोसाइटी के भी खिलाफ है। गोदी मीडिया को कहती है आप वेयरअबाउटरी करिए। आप जब पूछा जाए कि मणिपुर में 3 महिलाओं को जिस तरीके से परेड किया गया और 2 महिलाओं को एक कार वॉश कंपनी में मारा गया, तो इन 5 महिलाओं का तो वीडियो है। वो 6000 जो 0 एफआईआर दर्ज हुई है अलग अलग पुलिस स्टेशनों में, जिन पे कार्रवाई होनी बाकी है, उन पे आईओ लगने बाकी हैं, उन कार्रवाइयों का क्या होगा? क्या उस पर वाकई कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, या ये कह दिया जाएगा एक मॉब आया था और उस मॉब को कोई लीड कर रहा था, एक भीड़ तंत्र था, उस भीड़ तंत्र ने 160 या 170 लोगों को मार दिया और 6000 लोगों को आहत कर दिया, वो घर से बेघर हो गए। अब उसके अलावा मणिपुर में जो हिंसा हुई उसका आफ्टर इफेक्ट और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उस पर पड़ेगा। मिजोरम में कहा जा रहा है कि वहां पे जो मेटीज हैं वो वहां पे सुरक्षित नहीं है, तो वो अपनी गाड़ी लेके या तो अपने इलाकों में भागेंगे या दिल्ली की तरफ आएंगे। या वो प्रवासी भारतीय जो यहाँ से मणिपुर आज से 40-50 साल पहले सेटल हो गए और वहां उनके बिजनेसेस हैं, उसमें मारवाड़ीज भी हैं, उसमें गुजरातीज भी हैं, उसमें पंजाबीज भी हैं। तो देश का जो एक ढांचा है, देश का जो एक हमारा कोएबिशन का जो हमारा रूल है, वो तो हर जगह खराब होता है। अब ये तो है नहीं कि मणिपुर में कोई मारवाड़ी नहीं मिलेगा, कोई पंजाबी नहीं मिलेगा, कोई सिख नहीं मिलेगा, कोई मुस्लिम नहीं मिलेगा, जिसकी फैमिली आगे एक्सटेंडेड जो है वो कुकी समुदाय से ना हो या मैती समुदाय से ना हो। तो बात ये आ जाती है कि उन लोगों का क्या होगा? वो किस देश को अपना देश कहेंगे? क्या वो मेटियों में गिने जाएंगे, या वो कुकियों में गिने जाएंगे, या फिर वो नागालैंड भागेंगे, या फिर वो दिल्ली में आके शरणार्थी बन जाएंगे? ये तो वही मसला हो गया जैसे इंडिया पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना था 1947 में और रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी,
तो हिंदुस्तान में कहा गया कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं क्योंकि हम एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी वेलफेयर स्टेट। तो देश के मुसलमानों ने कहा ठीक है, जिसको पाकिस्तान जाना चाहिए। अब जो हिंदुस्तान में रह गए उनको क्या आप दोबारा पाकिस्तान भेज सकते हैं? जब कोई सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए। तो क्या वो देश के नागरिक जो पिछले 70 सालों से 74 सालों से थर्ड जनरेशन यहाँ इंडिया में रह रही है, उसको आप पाकिस्तान कैसे भेज देंगे? और चौथी बात यह है कि जब ये मामला आता है महिलाओं का, इसमें मेजॉरिटिनिज्म या मिनोरिटिनिज्म की बात कहां से आ जाती है? 50% महिलाएं हैं इस देश की, और अगर एक महिला के साथ अगर कोई गलत होता है, उसका बलात्कार होता है या उसके साथ गलत किया जाता है, तो देश की 50% महिलाओं का अपमान होता है। ये तो है नहीं कि एक मणिपुर का ये इंसिडेंट है। आपने खुद अपने प्रोग्रामों में कहा कि मैं अपने घर में जाता हूं तो मेरा शर्म से सर झुक जाता है कि मैं अपने घर में अपनी फैमिली से क्या बोलूं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। आज ये सवाल हर एक हिंदुस्तानी को अपनी अंदर झांक के पूछना चाहिए कि आज वो घर जाता है, उसके घर के जो सदस्य हैं क्या वो सुरक्षित हैं? मैं कहता हूं भूल जाइए एक समय के लिए कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई, कि वो पसमंडा है कि वो अशरफी है, कि वो ब्राह्मण है कि वो दलित है, कि वो अपर कास्ट है कि वो लोअर कास्ट है। ये बातें हम भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। जो प्रोफेसर अखिल स्वामी ने बात कही वो बिल्कुल ठीक कही कि जो परपेट्रेटर्स हैं अगर वो आरएसएस के हैं और अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो क्या उन पे कार्रवाई होगी? आपने हाई कोर्ट की बात की, जुडिशियल ओवररीच है। आपने मैती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने की बात कही, क्यों? क्या उनमें ओबीसीज नहीं है? क्या उनमें शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है? उनमें क्रिश्चियंस नहीं है? हर तरह के समुदाय के लोग हैं एक ग्रुप में। उस ग्रुप को आप एक ही कलर से पेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको शेड्यूल्ड ट्राइब बना दीजिए। क्यों बना दीजिए? ताकि ये अपनी प्रॉपर्टी, ये ट्राइबल हो जाए, ये अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे आदमी को बेच ना सके, सिर्फ सरकार ही खरीद सके, सरकार अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, अपने कॉर्पोरेट्स को, अपने चुनिंदा कॉर्पोरेट्स को लाके वहां की सारी जमीन को, वहां की सारी संपदा को हथिया ले और बॉर्डर पे अपना वर्चस्व स्थापित कर दे। तो ये जो चीजें हैं इस पे सोचना पड़ेगा हमें कि राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन किसके पास। देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा हो, देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, देश की व्यवस्था हो, ये सब सेंटर और स्टेट का काम है। अगर आप देश में आंतरिक सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप सरकार किस बात की चला रहे हैं? आप क्या रफेल विमानों से उन कुकी समुदायों के ऊपर आप बम गिराएंगे? और या जो आप डिफेंस की परचेजेस कर रहे हैं क्या अपने ही लोगों पे वो वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे? चाइना में तो आपकी हिम्मत नहीं है, वो तो आपको लाल आंख दिखाते हैं, उनमें आपकी हिम्मत नहीं है। और पार्लियामेंट में चुने हुए लोकसभा और राज्यसभा सदस्य को निष्कासित कर देते हैं और फिर वेयरअबाउटरी की बात करते हैं। आज जितने भी टीवी चैनल हैं, जितने भी गोदी मीडिया चैनल्स हैं, आप देख लीजिए, सब में इनके जितने भी प्रवक्ता हैं वो एक ही बात कहते हैं। वो कहते हैं देखिए सिख राइट हुआ, भागलपुर हुआ, गुजरात हुआ, मुंबई हुआ, गुजरात की तो खैर वो बात नहीं करेंगे, मुंबई राइट्स हुए, दाऊद कहां है, ऐसी बातें करते हैं। ये तो बात कोई भी कर सकता है, पर बात यह है कि ये सरकार हर मामले में विफल रही है। देश की आर्थिक सुरक्षा पे ये मामले में विफल रही है। आज आप कहते हैं कि हम देश में हम वीट बोल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे, और आप करते क्या है? आप चावल के एक्सपोर्ट का बैन कर देते हैं, आप वीट के एक्सपोर्ट का बैन कर देते हैं। आप अपने चुनिंदा कॉर्पोरेट्स को बोलते हैं एफसीआई के गोदामों को मेंटेन करो और जितना चावल इकट्ठा, जितना धान इकट्ठा होता है, एथेनॉल अल्कोहल बनाओ। मुझे 25% एथेनॉल अल्कोहल बनाना है, चाहे इसके लिए लोग भूखे मर जाएं, जान चली जाए लोगों की। और महिलाओं की सुरक्षा की तो बिल्कुल चिंता मत करो। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को हार पहनाए जाते हैं, ठीक है। कथुआ रेप के कांड के लोगों को बीजेपी का प्रवक्ता बनाया जाता है। जुनैद नासिर के कातिलों को बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हरियाणा में बना दिया जाता है। ये हेट फैक्ट्री कोई आज की चल रही है? ये पहले गुजरात में हुआ, फिर ये मुजफ्फरनगर 2003 में हुआ, उसके बाद अब ये देशव्यापी हो गया। ऐसे कई इंसिडेंट होंगे, क्योंकि अब आप सीआरपीएफ के जवानों पे अटैक कर नहीं सकते, आप पुलवामा पे अटैक कर नहीं सकते, आप एक्सपोज हो चुके हैं। तो आप क्या करेंगे? देश के निहत्थे नागरिकों को, देश के गरीब लोगों को, देश के वंचित समुदाय के लोगों को, देश के ट्राइबल्स को, देश के अनुसूचित जनजाति जाति के लोगों को आप उन पे जुल्म ढाएंगे, आप उनका कत्ल करेंगे, आप उनका जेनोसाइड करेंगे। और जब आपसे पूछा जाएगा कि आप ये जेनोसाइड क्यों कर रहे हैं, तो कहेंगे 3000 सिख तो 1984 के राइट्स में भी मारे गए थे। मेरा एक ही जवाब है, इसके बाद मैं अपना समाप्त करूंगा, कि
राजस्थान में जब ये बात सामने आई तो क्या उन पे एक्शन नहीं हुआ? 84 के राइट में क्या सज्जन कुमार जेल नहीं गए? 84 के दंगों में क्या लोगों को पनिशमेंट नहीं मिली? क्या उन लोगों को रिहैबिलिटेशन नहीं मिली? क्या वो सिख परिवार के लोगों को मकान नहीं मिले? क्या वो आज इस देश में रह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं? आप ये सब छोड़ दीजिए। जब ये होता है तो आपको मेजर्स लेने चाहिए, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने को, उनको रिहैबिलिटेट करने के, और ऑल पार्टी डेलीगेशन ले जाके सारे समुदाय के लोगों से बात करके एक कंसेंसस बनाने के, ताकि ये वायलेंस पे रोक लगे। आज 90 दिन से ये वायलेंस हो रही है, अभी तक डेलीगेशन ऑल पार्टी नहीं पहुंच पाया। खाली अमित शाह जाके अपनी बात, अगर अमित शाह इस मामले में अगर कारगर साबित होते तो अभी तक हो चुके होते। अब नहीं है तो उनको ऑपोजिशन पार्टीज की हेल्प लेनी चाहिए। इसमें इस मामले को पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देश तो बिखर जाएगा और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर हम कैसे समेटेंगे इन चीजों। जी आतंकजीत सिंह साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा गृह मंत्रालय है ना, उसमें एक से एक लोग हैं। नित्यानंद राय साहब, अजय कुमार मिश्रा टेनी, निश्चित प्रमाण, सब लोगों के ऊपर आपराधिक मामले छोटे मोटे वाले नहीं है। होड़ एक दूसरे से यह है कि हमारे ऊपर कितना हीनियस क्राइम हो, और इनके ऊपर जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं उनके ऊपर तो भाई तड़ीपार तक का वो मामला हो चुका है। 302 के अपराधी थे लेकिन दोषमुक्त हो गए। मैं सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट करना है, ये जो एक बीजेपी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, और जो धनंजय जी भी कह रहे हैं कि नहीं माई वे, और मतलब माई वे और हाईवे जो कई बार आया, ये कहीं कहीं काउंटर प्रोडक्टिव नहीं लग रही है आपको? कि जैसे धनंजय को लगता है नहीं उनका एक वोटर है, उसको वो मैसेज ठीक दे रहे हैं। देखिए, इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं, लालपुरिया इनके माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं। वो आपके लखनऊ में क्या कर रहे थे? पसमंडा मुसलमान पे यूसीसी पे संवाद कर रहे थे कि यूसीसी पसमंडा मुसलमानों के फेवर में। अब बताइए, एक माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष, वहां मणिपुर में वायलेंस हो रही है, वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी का नरसंहार हो रहा है, और माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष पसमंडा मुसलमानों के साथ लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं, वोटों की बात चल रही है। धनंजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गुजरात एक फैक्ट्री है। गुजरात 2002 राइट एक फैक्ट्री थी जो फिर 2003 में मुजफ्फरनगर में लगाई गई, मैंने पहले भी कहा आपको, और उसके बाद ये फैक्ट्री जगह जगह लगाई जाएगी, और इसमें तमाम विषयों पर जो नेटिव इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं और जो बाद में आई हैं, जो 200 साल बाद आई हो या 100 साल बाद आई हो या 50 साल बाद आई हो, उनको ये कहा जाएगा कि आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं, हम फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, इसलिए जो हम चाहेंगे वो करेंगे। एक बात मैं और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल के बारे में जुलाई तक का टाइम दे देता है, इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेता है और ये कह देता है कि हम चिंतित हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो एवोक करें प्रेसिडेंशियल इसमें रूल के लिए, एक सख्त हिदायत दें? और दूसरी बात यह है, हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू वुमन भी हैं और ट्राइबल से भी आती हैं, आदिवासी से भी आती हैं, उनके राज में ये सब हो रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक आदिवासी महिला है, और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ जो ये अत्याचार हो रहा है उस पर प्रेसिडेंट मुर्मू चुप है, सुप्रीम कोर्ट चुप है, देश का संविधान चुप है, देश का लोकतंत्र चुप है, तो किसके पास गुहार लगाएं? आनंदवर्धन जी, आप ये बताएं। जी, सवाल यही खड़ा हो जाता है। जी।